हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में स्टार्ट करा था हमने स्लैब, आरसीसी स्लैब, जिसमें पढ़ लिया था आरसीसी स्लैब होता क्या है, इसकी थिकनेस के बारे में देख ली थी, ये एल वाई और एल एक्स के बारे में देख ली थी कि क्या होता है। ठीक है, स्पैन लेंथ होता है ये। ठीक है, शॉर्टर और लॉन्गर डिपेंड करेगा ठीक है कि कौन सी बड़ी स्पैन है और कौन सी छोटी स्पैन है। ठीक है, और बताया था थिकनेस के बारे में। इसकी थिकनेस जनरली कितनी लेते हैं, 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, 9 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो स्लेब की थिकनेस इसके स्पैन लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होती है। ठीक है, ये भी बता दिया था, स्पैन लेंथ के कंपेयर में बहुत कम होती है। इंड सपोर्ट्स के बारे में देख लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेब के बारे में देख लिया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेब में क्या क्या था, वन वे स्लेब था, टू वे स्लेब था, कॉन्टीन्यूस स्लेब था, कैंटिलीवर स्लेब था। ठीक है, फ्लैट स्लेब था, सर्कुलर स्लेब था, डोम टाइप स्लेब था। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्लेब था। और उसके बाद में देख लिया था वन वे और टू वे स्लेब को। ठीक है, वन वे और टू वे स्लेब में डिफरेंस भी देख लिया था। वन वे स्लेब जब एल वाई अपान एल एक्स ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या होता है, तो ये होता है वन वे स्लेब। और टू वे स्लेब होता है जब एल वाई अपान एल एक्स लेस और इक्वल टू 2 होता है, तो क्या हो जाता है, टू वे स्लेब हो जाता है। वेंडिंग अकर करता है, वन वे स्पेनिंग होता है। ठीक है, वन वे स्लेब वन वे स्पेनिंग होता है। ठीक है, और टू वे स्लेब टू वे स्पेनिंग। बेंडिंग जो आकर करता है केवल एक डायरेक्शन में, एक ही स्पेन में आकर करता है। ठीक है, ठीक है, और फिर क्या होता है, मेन रीइंफोर्समेंट एक ही स्पेन यानी सिंगल स्पेनिंग में डाला जाता है। ठीक है, और फिर मेन रीइंफोर्समेंट बार बताया था, जो उसका डायमेंशन होगा कम से कम 12 mm का होना चाहिए, डायमेंशन नहीं डायमीटर। ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट का डायमीटर कम से कम 12 mm होना चाहिए, यानी 12 mm मिनिमम लेंगे, 12 mm से ज़्यादा ही लेंगे मेन रीइंफोर्समेंट बार का डायमीटर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का बताया था, नॉट लेस देन 8 mm डायमीटर, मतलब 8 mm डायमीटर से कम नहीं लेंगे। ठीक है, अगर अगर यहाँ पर हम अगर यहाँ पर देखें, अगर सपोर्ट यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है, सपोर्ट यहाँ पर यानी यहाँ पर बीम डाले हुए हैं, यहाँ पर बीम डाले हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बीम डाले हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर जब बीम डाले हुए हैं तो मेन रीइंफोर्समेंट कैसे डालेंगे, मेन रीइंफोर्समेंट डालेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, मेन रीइंफोर्समेंट ऐसे डालेंगे, रेड कलर से जो है, जो रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं ये मेन रीइंफोर्समेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन रीइंफोर्समेंट क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पर बेंडिंग कैसे कर करेगी, यानी बेंडिंग कैसे कर करेगी यहाँ पर, यानी किसके अलोंग अकर करेगी, शॉर्ट शॉर्ट स्पेन के, यानी इसके इसके अलोंग अकर करेगी। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पर जैसे देख लें, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये देखो, ये बीम है। ठीक है, ये बीम है, ये बीम है और ये लॉन्ग स्पैन है। ठीक है, तो लॉन्ग स्पैन के अलोंग क्या है, बीम डाली गई है। तो अगर इस पर लोड डालेंगे, इस पर लोड डालेंगे, इस पर लोड डालते हैं। ठीक है, तो लोड डालेंगे तो ऐसे होगा ना, यानी डिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे करके डिफ्लेक्ट कैसे होगा, ऐसे होगा। यानी कि ये कैसा है, ये क्या है, यानी ये ऊपर वाला जोन किस में आ रहा है, कंप्रेशन में, नीचे वाला टेंशन में। तो रीइंफोर्समेंट का अगर देखें, इसको अगर ऐसे बना के देखेंगे कि ये स्लैब है। ठीक है, ये स्लैब है और ये बीम डाला गया है, बीम, ये क्या है, ये मान लो बीम है। ठीक है, या वाल है। ठीक है, बीम है या वाल है। ठीक है, तो ये क्या है, मेन रीइंफोर्समेंट अगर यहाँ पर एज्यूम करें कि कैसे डालेंगे, तो ये टेंशन रीजन आर, यानी यानी कि जो बॉटम फाइबर होगा, यानी नीचे की तली, यहाँ पर क्या हो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर ऐसे देखें तो
यानी ऐसे तो डिफ्लेक्ट होगा, समथिंग ऐसे डिफ्लेक्ट होगा ना, ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, नीचे टेंशन आ रहा है, ठीक है। ऊपर 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 कंप्रेशन आ रहा है, नीचे टेंशन, तो कहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट डालेंगे, मेन रीइंफोर्समेंट तली में डालेंगे, ठीक है। ये और डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे डालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार मुझे दिखेगा ऐसे, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो, इसको जस्ट बनाया है, इसको जस्ट एज्यूम करके बनाया है कि ऐसे डायग्राम बनने वाला है, ठीक है, ऐसे बनने वाला है, जस्ट समझने के लिए बताया है इसे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगर टू स्लैब है, टू स्लैब है तो क्या बताया, एल वाई अपान एल एक्स लेस और इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। वेंडिंग कहाँ पर करेगा, बोथ डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर चाहिए, ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में कहाँ चाहिए, सपोर्ट चाहिए। यानी कि बीम जो डालेंगे हम, बीम की ज़रूरत होगी, जो बीम की जो ज़रूरत है वो सभी डायरेक्शन में डालनी है, ठीक है। बीम यानी जो सपोर्ट है वो सभी डायरेक्शन में होगा, यानी बोथ डायरेक्शन, बेंडिंग विल अकर इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। तो बेंडिंग अकर कर रहा है कहाँ पर, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में क्या करेंगे, मेन रीइंफोर्समेंट, यहाँ पर केवल एक ही डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट डालेंगे हैं, और यहाँ पर दोनों डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट डालेंगे, चारों तरफ सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और मेन बार जो होता है नॉट लेस देन 12 mm डायमीटर, नॉट लेस देन 12 mm डायमीटर, और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो नॉट लेस देन 8 mm डायमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जस्ट ये क्या है, इंट्रोडक्शन। आज हम स्टार्ट करते हैं वन वे स्लैब, ठीक है। वन वे स्लैब, वन वे स्लैब में आज हम देख लेते हैं कि इसके स्टेप प्रोसीजर, डिज़ाइन करने के प्रोसीजर देख लेते हैं, डिज़ाइन करने के प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि कोई क्वेश्चन दिया रहेगा कि डिज़ाइन ये वन वे स्लैब, या लिखो स्टेप प्रोसीजर फॉर वन वे स्लैब, प्रोसीजर या डिज़ाइन प्रोसीजर एनालिसिस या प्रोसीजर डिज़ाइन फॉर वन वे स्लैब, ठीक है। प्रोसीजर एनालिसिस फॉर, लिख जैसे क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं, क्वेश्चन रहेगा कि डिज़ाइन ये वन वे स्लैब या डिज़ाइन ये स्लैब, लिखा रहेगा डिज़ाइन ये स्लैब, डिज़ाइन ये स्लैब, वन वे टू वे तुम खुद देखना पड़ेगा, क्या कहते हैं डिफाइन करने का कैसे होगा, एल वाई अपान एल एक्स से क्या कहते हैं क्लासीफाई करेंगे कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब है, ठीक है। बोलेगा कि डिज़ाइन ये स्लैब, एक स्लैब को डिज़ाइन करना है जिसमें कि लोड दिया रहेगा, अपना हो सकता है लाइव लोड दिया जाए, फिनिश लोड दिया जाए, ठीक है। और डेड लोड कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है, डेड लोड को कैलकुलेट कर लेंगे। और फिर मान लो ग्रेड दे देगा कि ग्रेड कौन सा यूज़ करना है, M20 Fe415, जो भी ग्रेड बोलेगा उस ग्रेड के अकॉर्डिंग करना है। तो मान लो डिज़ाइन ये स्टेप, डिज़ाइन ये स्लैब, तो इसको हमें डिज़ाइन करना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे स्लैब का कि वन वे स्लैब है कि टू वे स्लैब। तो फर्स्टली क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, यानी यहीं पर डिफाइन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब, क्लासिफिकेशन ऑफ स्लैब का बताया कैसे करने के लिए, बताया है एल वाई अपान एल एक्स से कर लेना है। वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल वाई अपान एल एक्स आएगा वही लिखेंगे, ठीक है। ये ग्रेटर देन 2 नहीं, ग्रेटर देन 2 नहीं, यहाँ तो हम वन वे स्लैब को क्या कहते हैं स्टेप प्रोसीजर बताने जा रहे हैं कैसे डिज़ाइन करना है, इसलिए ग्रेटर देन 2 लिखिए, ठीक है। तो ये देखेंगे एल वाई गिवन रहेगा, एल एक्स गिवन रहेगा, यानी दिया रहेगा कि स्पैन लेंथ कितनी है, ठीक है। या तो डायरेक्टली दे देगा कि डिज़ाइन ये वन वे स्लैब, और दे देगा कि स्पैन लेंथ, शॉर्टर स्पैन लेंथ, यानी कि जो शॉर्टर स्पैन लेंथ है उसकी क्या कहते हैं डायमेंशन कितनी है, ठीक है, तो वो दे देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है कि वन वे स्लैब है कि टू वे, फिर लिखेंगे यहाँ पर कि हाँ वन वे स्लैब है। फिर उसके बाद में
स्टेप फर्स्ट में क्या करने वाले हैं ये देखते हैं, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में क्या करने वाले हैं ये देखने जा रहे हैं। स्टेप फर्स्ट में हम बताएं यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि स्लैब की इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कितनी होने वाली है, जो थिकनेस, स्लैब की थिकनेस पता करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टेप फर्स्ट में या फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे थिकनेस ऑफ स्लैब या इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू होगा स्पैन, ठीक है। यहाँ पर याद रखना शॉर्टर स्पैन होगा, ठीक है। स्पैन अपान शॉर्टर स्पैन अपान बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर नहीं MF, मॉडिफिकेशन फैक्टर MF, यानी ध्यान रखना इसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू क्या होगा, स्पैन लेंथ, शॉर्टर स्पैन लेंथ अपान बेसिक वैल्यू इनटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। फर्स्ट स्टेप में स्मॉल डी को कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या है, बेसिक वैल्यू क्या है, इसको बता देते हैं। मॉडिफिकेशन फैक्टर है एक प्रकार का फैक्टर है जो ये MF मॉडिफिकेशन फैक्टर, MF है, ये MF है जिसकी वैल्यू हम लेंगे 1.22 से लेके 1.5 तक के बीच में, इसके बीच में MF की वैल्यू लेंगे, ठीक है। MF की वैल्यू, मॉडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू किसके बीच में रहेगी, 1.22 से लेके 1.5 के बीच में, ठीक है। अब हम बेसिक वैल्यू क्या होती है, बेसिक वैल्यू याद करते हैं, स्पैन अपान डेप्थ रेशियो होता है, ठीक है। स्पैन अपान डेप्थ का रेशियो क्या होता है, जैसे कि ये लेते हैं हम क्या कहते हैं, ये हम देख सकते हैं कोड में कहाँ देख सकते हैं, IS 456 कोड में जो क्लॉज नंबर 23.2.1 है, यहाँ पर देखेंगे फॉर बेसिक वैल्यू पता करने के लिए जो बेसिक वैल्यू होती है इस देखते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456, अकॉर्डिंग टू कोड में देखेंगे क्लॉज नंबर 23.2.1, ये क्लॉज नंबर है IS कोड का। यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 37 पर गिवन है, पेज नंबर 37 में गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है, स्पैन अपान डेप्थ रेशियो इक्वल टू, जो बेसिक वैल्यू होगी स्पैन अपान डेप्थ जब सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो स्पैन अपान डेप्थ इक्वल टू जो बेसिक वैल्यू आएगी, जो सिंपली सपोर्टेड के लिए रहेगी 20, सिंपली सपोर्टेड के लिए रहेगी 20 इस, और अगर कैंटिलीवर है या कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस के लिए स्पैन अपान डेप्थ इक्वल टू होगा 27, ठीक है। और अगर कैंटिलीवर बीम है तो स्पैन अपान डेप्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो याद रखना बेसिक वैल्यू यही हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं। जब सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन है तो बेसिक वैल्यू हो जाएगा 20,
अगर स्पैन कंटिन्यूस बीम है तो 27 हो जाएगा बेसिक वैल्यू, यानी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो बेसिक वैल्यू 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, क्या चीज़ है बेसिक वैल्यू। अगर स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस है तो बेसिक वैल्यू 27 हो जाएगा, 27। ठीक है, अगर कैंटिलीवर बीम है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसे। ठीक है, ये हमें क्लॉज नंबर 23.2.1 में गिवन है, पेज नंबर 37 IS कोड में। ठीक है, ये गिवन है। इसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे इफेक्टिव डेप्थ डी, जिसकी वैल्यू कहाँ किसके बीच में लाई करेगी, जिसकी वैल्यू 90 mm से 150 mm के 90 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी। ठीक है, पहले देख चुके हैं इसको, किसके बीच में लाई करेगी, 19 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच में लाई करेगी स्लैब की डेप्थ या इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब। स्टेप सेकेंड में देखेंगे, सेकेंड स्टेप में देखेंगे सेकेंड स्टेप में देखेंगे, सेकेंड स्टेप में हमको याद करना रहा है इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन लेंथ यानी पार्ट, क्या याद करना है, पार्ट। इफेक्टिव स्पैन, स्पैन मीन्स क्या होता है, पार्ट। इफेक्टिव स्पैन लेंथ याद करना होगा। ठीक है, इसको पता करने के लिए क्या क्या देखते हैं, कि देखेंगे क्लॉज नंबर में देख सकते हैं 22.2 में, फर्स्ट में क्लॉज नंबर 22.2 में अकॉर्डिंग टू IS कोड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसे, अकॉर्डिंग टू IS कोड, अकॉर्डिंग टू IS 456 कोड। क्लॉज नंबर 22.2 में। ठीक है, क्लॉज नंबर 22.2 में क्या लिखा है, स्पैन लेंथ इक्वल टू, स्पैन लेंथ में स्पैन लेंथ पता करने के लिए देखते हैं सेंटर टू सेंटर, क्या सपोर्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, पहली चीज़, यानी जो ये मान लो स्लैब गिवन था, ये स्लैब था। ठीक है, ये स्लैब था और ये सपोर्ट था, ये दोनों सपोर्ट तो हैं। ठीक है, हो सकता है बीम है या वॉल है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट है दोनों। तो क्या होगा, सेंटर टू, यानी ये क्लियर स्पैन होगा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्लियर स्पैन है। ठीक है, यानी क्लियर स्पैन, और ये होगा इफेक्टिव स्पैन, ये होगा यानी बीच से फिर। ठीक है, इसके जो सपोर्ट दिया गया है उसके बीच में से लिया जाए तो ये क्या होगा, इफेक्टिव स्पैन। ठीक है, ये स्पैन, तो इसको पता देख लेंगे, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट। पहली चीज़ सेंटर टू सेंटर, यानी सेंटर टू सेंटर, C/C से इसका मतलब हो गया सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर, इस सेंटर से लेके इस सेंटर तक, यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के ये जो सपोर्ट्स हैं, ठीक है, इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, इफेक्टिव स्पैन, इफेक्टिव स्पैन लेंथ। ठीक है, ये, या सेकंड पॉइंट, या क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन ये प्लस क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, यानी क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन अभी बता दिया, ये क्लियर स्पैन है जो ये है, ये क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ अभी क्या किए हैं, कैलकुलेट करे हैं। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ प्लस इफेक्टिव डेप्थ, इन दोनों को अगर क्या कहते हैं, इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी उसी को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे हम। क्या चीज़, इफेक्टिव स्पैन, मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू आएगी इन दोनों में से उसी को कंसीडर करेंगे, क्या, इफेक्टिव स्पैन लेंथ। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में करेंगे हम लोड का
कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड स्टेप में देखेंगे लोड कैलकुलेशन, लोड कैलकुलेशन। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, लोड का कैलकुलेशन करेंगे। लोड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमें गिवन रहेगा क्या चीज़, लाइव लोड गिवन रहेगा, फिनिश लोड अगर नहीं गिवन है तो मान लेना 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो क्या करेंगे, फर्स्टली डेड लोड के कैलकुलेट करेंगे। लाइव लोड हो सकता है गिवन रहेगा, हो सकता है फिनिश भी गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो फिनिश लोड को 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डेड लोड। फर्स्टली क्या करेंगे, डेड लोड को कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड को कैलकुलेट करेंगे। डेड लोड को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, किसका, आरसीसी का डेंसिटी कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो 25 किलो न्यूटन ले लो, डेंसिटी ऑफ आरसीसी, डेंसिटी ऑफ आरसीसी यानी डेंसिटी ऑफ आरसीसी कितना होगा, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इंटू 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 क्या होगा, इंटू टोटल डेप्थ, इंटू टोटल डेप्थ। टोटल डेप्थ अभी यहाँ पर स्पैन, इफेक्टिव स्पैन या इफेक्टिव डेप्थ को कैलकुलेट किए हैं डी, तो कैपिटल डी को भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल स्मॉल डी था, स्मॉल डी जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद में कैपिटल डी यानी टोटल डेप्थ भी कैलकुलेट कर लेंगे ना। टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ, जो इफेक्टिव डेप्थ कब किए थे, प्लस कवर, कवर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कवर प्रोवाइड करेंगे स्लैब के लिए, मान लो 20 mm का ले लिए कवर, प्लस प्लस और यही तो होता है कि जैसे सिंपली वन वे स्लैब में देख रहे थे तो यही तो होता था कि स्मॉल डी क्या होता था, यहाँ पर मान लो डाली गई रीइंफोर्स्ड करी गई है और मान लो इसकी डायमीटर 5 है। ठीक है, तो इसमें क्या लेते थे, इसमें स्मॉल डी लेते थे। कैपिटल डी पता करने के लिए क्या ऐड करते थे, इफेक्टिव कवर, और ये क्या इसमें भी बचा रहता था क्या चीज़, ये स्मॉल ये 5 का आधा आधा पोर्शन ही तो इसमें इफेक्टिव आता था। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर ये हो जाता था मान लो, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, प्लस 5/2। ठीक है, ये टोटल डेप्थ पता चल कर लिए यहाँ पर टोटल डेप्थ, तो टोटल डेप्थ का मल्टीप्लाई करा दो यानी कैपिटल डी का। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि न्यूटन पर मीटर क्यूब था, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब था, और ये इसको भी मीटर में रख दो, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बचेगा। और लाइव लोड गिवन रहेगा हमें, लाइव लोड गिवन रहेगा समथिंग जो भी वैल्यू रहेगी। ठीक है, फिनिश लोड को ले लेना 1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, सॉरी 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिनिश लोड को ले लो 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको ऐड कर देना तो टोटल लोड आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा, टोटल लोड आ जाएगा मान लो समथिंग किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। हमको पता है कि हमको स्लैब की डिज़ाइन करते हैं तो 1 मीटर के लिए, 1 मीटर विड्थ के लिए करते हैं। ठीक है, 1 मीटर विड्थ के लिए करते हैं तो क्या करते हैं, पर मीटर यानी स्ट्रिप कट कर लेते हैं, कोई स्ट्रिप कट कर लेते हैं, कितना, मान लो स्ट्रिप कट किए थे 1 मीटर का ही, 1 मीटर का लिए ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और जितना होगा मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन मीटर विड्थ के लिए ही यानी बी की वैल्यू जो लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं कि पर यानी लोड फॉर पर मीटर विड्थ, लोड डिस्ट्रीब्यूशन पर मीटर विड्थ। ठीक है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन पर मीटर विड्थ, पर मीटर विड्थ यानी 1 मीटर के लिए देख रहे हैं तो 1 मीटर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, पर मीटर हो जाएगा। ठीक है,
किलोन्यूटन पर मीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट करा, यहाँ पर लोड को कैलकुलेट कर लिया। इसको लोड को डिज़ाइन लोड कर लो या फैक्ट्री लोड में क्या कहते हैं कन्वर्ट कर लो। फैक्ट्री लोड या डिज़ाइन लोड कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर्ड क्या कहते हैं फैक्टर्ड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फैक्टर्ड लोड या डिज़ाइन लोड, अब लिखोगे फैक्टर्ड लोड या डिज़ाइन लोड, फैक्टर्ड लोड या डिज़ाइन लोड। फैक्टर लोड में कन्वर्ट करने के लिए मान लो W था वो, तो WU हो गया, फैक्टर लोड हो गया, तो 1.5 इंटू जो लोड आया था लोड, तो ये हो गया फैक्टर लोड। अब क्या करेंगे, फैक्टर मोमेंट भी ज्ञात कर सकते हैं, शेयर भी ज्ञात कर सकते हैं, हमको पता है। तो अल्टीमेट मान लो मोमेंट बोल दें ज्ञात करने के लिए, या फैक्टर मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोलें, अल्टीमेट या फैक्टर मोमेंट। तो हमको पता है फार्मूला WL²/8, MU क्या आ जाएगा, WL इफेक्टिव WL² अपान 8, ठीक है। ये L क्या है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ है, ठीक है। इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ, याद रखना इफेक्टिव स्पैन लेंथ है ये, जो भी सेकेंड स्टेप में कैलकुलेट किया था, सेकेंड स्टेप में या थर्ड, यहाँ पर देख लो क्या था, इफेक्टिव ये था इफेक्टिव स्पैन लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन लेंथ जो आया था, इफेक्टिव स्पैन लेंथ, इसमें जो मिनिमम वैल्यू थी यानी L इफेक्टिव स्पैन लेंथ, यहाँ पर लिख लो L इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ। तो यहाँ पर L इफेक्टिव यहाँ पर पुट करेंगे तो WL इफेक्टिव (8) WL²/8। अगर बोले अल्टीमेट शेयर बताओ या इफेक्टिव शेयर भी बता दो तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इफेक्टिव शेयर क्या होता है, VU क्या होगा, WL/2, ठीक है, WL/2। अब यहाँ पर डिज़ाइन मोमेंट और डिज़ाइन शेयर को या अल्टीमेट शेयर या अल्टीमेट मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, अब यहाँ पर थर्ड स्टेप को कैलकुलेट में लोड कैलकुलेशन कर लिया और मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ स्टेप में देखेंगे, फोर्थ स्टेप में चेक करेंगे, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, की जो इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड करे हैं, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड किए हैं, कहाँ गया इफेक्टिव डेप्थ, ये ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ जो प्रोवाइड करे हैं वो सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं कि नीड ज़्यादा थी और यानी यहाँ जो प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, ये जो इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि कितने की थी, चेक कर लेते हैं कि ज़्यादा की तो नहीं थी रिक्वायरमेंट, ठीक है, ज़्यादा की तो नहीं थी रिक्वायरमेंट की और हमने इफेक्टिव डेप्थ कम प्रोवाइड किया, तो इसलिए चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में स्टेप फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ स्टेप में देखेंगे चेक फॉर डेप्थ, स्टेप 4 चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ को चेक कर लेते हैं कि जो प्रोवाइड किया है, प्रोवाइड कितना किया है, प्रोवाइड ये किया है D, ये D प्रोवाइड यानी ये प्रोवाइड करा है, ठीक है। और चेक कर लेते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट था, ठीक है, कितना रिक्वायरमेंट था। कैसे पता करेंगे, MU लिमिटिंग मुझे पता हो गया या MU पता हो गया है, मोमेंट पता हो गया है, फार्मूला लगाते हैं सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम का, ठीक है, फार्मूला लगा दो। तो फार्मूला क्या होता है, 0.36 FCK B XU लिमिटिंग इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, स्मॉल d की वैल्यू, MU पता है, ठीक है, MU पता है, 0.36 FCK ग्रेड पता है, B हमको याद रखना है यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1000 mm रखना है, यानी कि B की वैल्यू 1 मीटर रखना है, ठीक है, 1 मीटर। यूनिट विड्थ के लिए बताया है पहले कि यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन करते हैं, एक स्टेप कट किए हैं उसमें यूनिट विड्थ के लिए 1 मीटर चौड़ाई के लिए डिज़ाइन करने जा रहे हैं, तो B की वैल्यू 1 मीटर ही रखेंगे, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट कर ले जाएंगे, D
डी को कैलकुलेट कर लेना है कि ये डी वो है जो चेक करने के लिए है, यानी डी रिक्वायरमेंट जितना रिक्वायर्ड है, कितनी की ज़रूरत थी, डी रिक्वायर्ड है ये, और डी रिक्वायर्ड आ जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। तो अगर हमें जो डी प्रोवाइड करा है, यानी इफेक्टिव डेप्थ ये जो डी प्रोवाइड किया है, इससे डी जो प्रोवाइड किया है, डी प्रोवाइड किया है अगर ग्रेटर है, ठीक है, अगर ग्रेटर है किससे, डी रिक्वायर्ड से, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ओके, आगे प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ डी जो प्रोवाइड किए हैं, इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा के फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। डी प्रोवाइड अगर कम आ रहा है तो, लेकिन डी प्रोवाइड हमेशा ज़्यादा आना चाहिए, इसलिए थोड़ा इंक्रीज़ करके ही जो यहाँ पर वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करके, यानी थोड़ा फैक्टर क्या कहते हैं, प्लस वैल्यूज़ को ही लेके चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर हम चेक कर लिए हैं कि डी प्रोवाइड जो हुआ है, डी रिक्वायरमेंट्स इफेक्टिव डेप्थ जितनी रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा प्रोवाइड किया है, तो इसका मतलब ओके है। अब फिफ्थ स्टेप में देखेंगे, चेक कैलकुलेशन करेंगे स्टील का, ठीक है, क्योंकि हमें डिज़ाइन करना है तो स्टील को भी देखेंगे ना कि स्टील कितना डालना है, यहाँ पर स्टील कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी मिनिमम वैल्यूज होनी चाहिए स्टील की, कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए, उसको भी चेक करेंगे फिर। तो अभी फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं, स्टील को कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितनी स्टील डाले हैं। स्टेप फिफ्थ क्या करेंगे, चेक फॉर स्टील या कैलकुलेशन ऑफ स्टील। चेक नहीं करेंगे, पहले तो कैलकुलेट करेंगे फिर चेक करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टील, कैलकुलेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट या कैलकुलेशन ऑफ स्टील, ठीक है, AST की वैल्यू पता करना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ स्टील, AST का फार्मूला पुट कर दो, या कौन सी वैल्यू फार्मूला पुट करेंगे, 0.5 FCK अपान FY अपान FY 1 माइनस ब्रैकेट में या रूट में 1 माइनस 4.6 MU अपान FCK BD स्क्वायर, ठीक है, FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू डी, ठीक है, B इंटू डी। तो AST की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, AST की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। जो AST की वैल्यू आ जाएगी, AST की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से AST की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट सिस्टम में करेंगे चेक फॉर स्टील कि जो स्टील ये प्रोवाइड किए हैं, ये स्टील जो डाल रहे हैं ये सही है कि नहीं, यानी ऐसा तो नहीं कि जितना क्या कहते हैं जो मिनिमम स्टील रिक्वायरमेंट थी उससे कम डाल दिए हैं, या जो मैक्सिमम डाल सकते हैं उससे ज़्यादा स्टील डाल दिए हैं, ठीक है, उसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा छठवां स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में देखेंगे चेक फॉर स्टील। अब जो यहाँ पर स्टील को डाल दिए हैं AST, ठीक है, तो वहाँ पर उसके बाद में चेक करेंगे कि जो क्या कहते हैं स्टील डाला गया है वो ठीक डाला गया है या कम डाला गया है या ज़्यादा, ठीक है। तो चेक फॉर स्टील चेक कर लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है AST मिनिमम का, यानी मिनिमम स्टील का AST मिन, यानी मिनिमम स्टील जितना रिक्वायरमेंट थी हमें, मिनिमम स्टील जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम तो नहीं डाल दिया गया है। तो क्या है फार्मूला, 0.87 BD अपान FI, 0.87 BD अपान FI, ठीक है। और AST मैक्सिमम की वैल्यू होती है, फार्मूला जो होता है AST मैक्स की जो मैक्सिमम स्टील डाल सकते हैं कितना होता है, 0.04 B इंटू डी, ठीक है, B इंटू डी। इससे हम मिनिमम स्टील कितना और ये मैक्सिमम स्टील, यानी इसका मतलब है कि जो ये स्टील डाले हैं एरिया पे टोटल स्टील, ठीक है, जो प्रोवाइड किए हैं ये जो मिनिमम है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, या इसके बराबर, मिनिमम है इससे ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम है इससे कम होनी चाहिए, ठीक है। इसके बीच में ये लाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है, अगर कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या करना है, इसको चेंज करना है, यानी डी की वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करेंगे, उसी के हिसाब से ये चेंज होगा स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। तो अब ये हमारा वन वे स्लेब डिज़ाइन हो गया।
डायग्राम कैसे प्रोवाइड कर बनाएंगे, ये हो जाएगा वन वे स्लैब का, ये सपोर्ट, ये क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है, बीम है या वॉल है, ठीक है। यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट डालेंगे, बताया है पहले से, यहाँ पर मेन रीइंफोर्समेंट डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। तो आज हमने केवल डिज़ाइन के स्टेप प्रोसीजर देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे जिससे कि डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी होगा थोड़ा बहुत डाउट वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर वन वे स्लैब का एक डिज़ाइन का क्वेश्चन देखा, नहीं एक ये प्रोसीजर देखा, जो कि क्या था, स्टार्टिंग में क्लासीफाई कर लिए स्लैब को कि वन वे स्लैब होगा कि टू वे स्लैब होगा, क्लासीफाई कर लिए। उसके बाद में इफेक्टिव डेप्थ देख लिए, यानी कि जो स्लैब की थिकनेस होगी कितनी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्पैन फार्मूला बता दिया, इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू स्पैन अपॉन बेसिक वैल्यू इंटू मॉडिफिकेशन वैल्यू। मॉडिफिकेशन वैल्यू में 1.22 से लेके 1.5 तक पुट कर सकते हैं वैल्यू। क्लॉज नंबर 23.2.1 में गिवन है, पेज नंबर 37 में, इसमें ये है हमारा ये गिवन चीज़ है, ठीक है, जो कि कोड में गिवन है, ठीक है। उसके बाद में देख लिया टोटल डेप्थ देख लिया, ठीक है, और इफेक्टिव स्पैन लेंथ देख लिया। इफेक्टिव स्पैन लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वही होती है। उसके बाद में लोड कैलकुलेशन कर लिया, लोड को कैलकुलेट कर लिया, किसके लिए, यूनिट विड्थ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिप को मान लिया कि स्ट्रिप को कट करके यहाँ पर एक स्ट्रिप की डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पर मीटर विड्थ के लिए डिज़ाइन करेंगे, किलोमीटर पर मीटर में आ जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, लोड मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया और शेयर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मोमेंट को कैलकुलेट कर लिया कैसे, WL²/8 हमको पता है फार्मूला। एल इफेक्टिव जो है यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन लेंथ है, ठीक है, इफेक्टिव स्पैन लेंथ है, याद रखेंगे। और अगला क्या है, चेक फॉर इफेक्टिव डेप्थ। अब हम देख रहे हैं कि जो इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइड किए हैं यहाँ पर वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे इफेक्टिव यानी मोमेंट अब हमको पता चल गया, तो फार्मूला पता है 0.36 एफ सी के बी एक्सियम डी माइनस 0.42 एक्सी लिमिटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर डी रिक्वायर्ड पता चल जाएगा, यानी डी रिक्वायर्ड ये इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, डी की वैल्यू। तो डी प्रोवाइड अगर किया गया है वो अगर डी रिक्वायर्ड से ज़्यादा है तो ओके है। आगे फिर देखेंगे कैलकुलेट करेंगे स्टील को, कैलकुलेट अगर स्टील कर लिए उसके बाद में चेक करेंगे स्टील को कि स्टील जो डाला गया वो ठीक है कि नहीं, मतलब उतना ही डालना चाहिए या कम डाल दिए, ज़्यादा डाल दिए, ठीक है। तो चेक करेंगे स्टील को, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोसीजर, किसका, वन वे स्लैब का प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, ठीक है, इसी पर बेस के। थैंक यू।